नमस्कार बच्चों। चलिए देखिए, हमारा ये पाठ चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसमें हमने कार्बन यौगिक के नामकरण और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हम पढ़ रहे हैं अब। और उन महत्वपूर्ण यौगिकों में हमने फ्रेऑन पढ़ा, फ्रेऑन का नामकरण पढ़ा। सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूं, फ्रेऑन क्या थे, किसे कहते हैं फ्रेऑन? हाँ, फ्रेऑन होते हैं एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। तो आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन। इनके नामकरण, फ्रेऑन के नामकरण में हमने देखा था, फ्रेऑन में क्या क्या था? कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तीन चीज हैं। कार्बन है, क्लोरीन और फ्लोरीन है। लेकिन ये एल्केन है, इसलिए हम नामकरण में हाइड्रोजन भी काउंट करते हैं। तो नामकरण का तरीका था कि जो कार्बन की संख्या है उसमें से एक माइनस कर दो, हाइड्रोजन की संख्या में एक प्लस कर दो और फ्लोरीन की संख्या लिख दो। ये था नामकरण में। अब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसका आप नाम लिखें, आपको रिवाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए, C3 F3 Cl5। इसका नाम लिखें आप। तरीका ये रहा, कार्बन में से एक संख्या माइनस कर दें, हाइड्रोजन की संख्या में एक संख्या प्लस कर दें और फ्लोरीन की संख्या जो है वो लिख दें। आगे क्या लगा दें? फ्रेऑन। इसके आगे शब्द, इनके आगे शब्द लगा दें आप फ्रेऑन, क्योंकि देखो यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। फ्रेऑन का नाम पूछ लेगा, वो एक नंबर का पूछ लेगा, या फिर जो अंदर क्वेश्चन आते हैं बड़े, उसमें अलग अलग आते हैं। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे नंबर का, आधे नंबर का, 1 नंबर का, उनमें कोई भी एक फ्रेऑन दे देगा और उसका नाम पूछ लेगा। C3F3Cl5 लिखा नाम। अब चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या शब्द लगाना है? फ्रेऑन लगा दिया। समझिए, अब जिन्होंने लिख लिया वो अपना चेक करें और जो पीछे रह गए वो समझें इसको। देखिए, कार्बन की संख्या -1, कार्बन कितने हैं यहां पर? C3 3, 3 - 1 कितना आएगा? 2, 2। हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? 0। देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है ना कहीं भी, तो 0 + 1 = 1, तो हाइड्रोजन संख्या 1। और फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन संख्या कितनी है? 3, तो 3, ये इसका नाम हो गया फ्रेऑन 213। सही है आपका? वेरी गुड। तो सिंपल तरीका है आपका, आराम से एक आधा नंबर पक्का हो सकता है यहां से। बस छोटा सा क्या करना है, कार्बन -1, हाइड्रोजन +1 और फ्लोरीन की संख्या, बस। और अगर यहां पर कई हाइड्रोजन अणु आ गया और लोग उसने उदाहरण बना के दे दिया कि एक हाइड्रोजन अणु भी मैं जोड़ देता हूं, जैसे इसी में मैं लगाता हूं, तो C3H F3Cl4 बना के दिया हमने। ये जरूरी नहीं है कि इसका अस्तित्व हो भी सकता है कि ये फ्रेऑन अस्तित्व में ना हो, हमें उदाहरण लिया समझने के लिए। देखिए, अब हमें इसका नाम लिखना है, करिए ट्राई। C3
HF3Cl4। तरीका सेम, वो ही तरीका अपनाना है आपको, ये वाला तरीका कीजिए। थोड़ा सा टाइम और है आपके लिए। कर लिया? अब चेक करते हैं। देखिए अब क्या करना है, हमें चेक करना है। तो कोई नहीं बच रहा करने से। कुछ बच्चों की यही कंप्लेंट है कि मैं जल्दी कर देता हूं, इसलिए मैं टाइम बढ़ा रहा हूं आपके लिए, और आप भी थोड़ा जल्दी करना शुरू करें। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि हमारे पास 30-32 प्रश्न आते हैं, वहां लगभग 28 से 30 का रेशो, 28 से 32, 31 का अंतर रहता है। 28 से 31 के बीच में प्रश्न आते हैं, और लिमिटेड समय रहता है वहां पर। हमारे पास समय कितना रहता है? 3.25 घंटे का समय रहता है। उसमें से पेपर पढ़ने में भी समय निकल जाता है। शुरुआत में पेपर पढ़ना है, रोल नंबर भी लिखना होता है, उसके ऊपर 1-2 बार बीच बीच में साइन भी करने पड़ते हैं उस पर, कागजों पर अटेंडेंस आती है और शीट आती है, तो उसमें भी 10-15 मिनट उसमें लग जाते हैं। तो हमारे पास लगभग 3 घंटे ही बचते हैं। अब 3 घंटे में हमें पूरे 28 प्रश्न या 30 प्रश्नों को करना होता है। तो आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे, तो उस टाइम तक आप इतने परफेक्ट हो जाओगे स्पीड के मामले में कि आप आराम से पेपर को 10 मिनट पहले ही पूरा कर लोगे, और 10 मिनट में चेक और कर लोगे उसको, कहीं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, कहीं कोई गलत तो नहीं लिख दिया। तो धीरे धीरे आप अपनी जो गति है उसको बढ़ाना शुरू करें। देखिए अब चेक करते हैं। कार्बन -1, कार्बन है 3 -1 बराबर 2, तो ये हो गया फ्रेऑन 2। हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन संख्या है 1 है, देखो दिख रहा है, 1 + 1 बराबर 2। फ्लोरीन की संख्या है 3, क्लियर लिखी हुई है 3, ये लो। फ्रेऑन 223 हो गया ना, सही है आपका, वेरी गुड। बस इतना सिंपल नाम आएगा, इतना बड़ा भी नहीं आएगा, छोटा आएगा इससे, लेकिन सिंपल नाम आएगा, आप आराम से उस नाम को दे सकते हैं। ये तो है फ्रेऑन का नामकरण। इसके बाद आता है फ्रेऑन के उपयोग। ये फ्रेऑन काम क्या आते हैं? तो उपयोग के लिए आपने सुना होगा कि फ्रिज होता है, एसी होता है, उसमें फ्रेऑन गैस भरी जाती है। तो इनका, फ्रिज का काम क्या होता है? वस्तुओं को ठंडा करना। फ्रिज के अंदर हमने कुछ भी रखा तो वो क्या करेगा? उन वस्तुओं को ठंडा कर देगा। इसका मतलब क्या है? वो तापमान को कम कर देता है। ऐसा ही काम किसका है? एसी का। एसी कमरे में लगा होता है, वो क्या करता है? कमरे के तापमान को मेंटेन रखता है और तापमान को कम करने का काम करता है। जो हम उसमें फीड कर देंगे उतना उस तापमान को वो कर देगा गर्मियों में, तो हमें गर्मी कम लगेगी। एक होते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं? शीत संग्राहक। ये होते हैं बड़े बड़े भवन होते हैं, बड़ा कमरा होता है एक, और उसके अंदर कई एसी लगे रहते हैं जो क्या करते हैं? उसके में रखे हुए सामान को ठंडा करते हैं, उसको खराब होने से बचाते हैं। सब्जियों की स्टोरेज करते हैं अपन, तो कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे सब्जियों को, जिससे वो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होंगी। उनको हम जब सब्जी का मौसम नहीं होता है उस सब्जी का, तब हम उसको काम में ले सकते हैं। महीना 2-2 महीने तक, 6-6 महीने तक वो उसको सुरक्षित रखता है। तो देखिए उपयोग लिखिए। पहला उपयोग है अक्रिय विलायक। ये विलायक के रूप में भी काम आता है, अक्रिय विलायक के रूप में। घोलने के जो होता है, वो हमने पढ़ा था विलयन में, विलेय और विलायक, तो वहां पर भी ये काम आता है। दूसरा इसका उपयोग है कि ये जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर,
फ्रिज, एसी, फ्रिज, एसी और शीत संग्राहक, कोल्ड स्टोरेज। दो चीज हो गई, एक फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और क्या हो गया, शीत संग्राहक में प्रशीतक के रूप में, उनको ठंडा करने के रूप में। ये इसके दो मुख्य उपयोग हैं। दोनों को लिख लें आप। हो गया। अगला अपना उपयोगी यौगिक आएगा सीएनजी, फ्रेऑन। पूरा हो गया। देखो ये फ्रेऑन है, ये फ्रेऑन हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हमें एसी, फ्रिज जो प्रशीतक है, इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। फ्रेऑन क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत है, समताप मंडल के ऊपर, समताप मंडल में वो क्या करते हैं, ये ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करते हैं। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है, उनको अवशोषित करने का काम करती है ओजोन परत। तो ये फ्रेऑन्स उस ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे वो क्या है, हानिकारक जो विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करते हैं, और जीव जंतुओं के लिए भी वो हानिकारक होते हैं। इसके बाद अगला है अपना उपयोगी पदार्थ है अगला सीएनजी। सीएनजी पूरा नाम देखिए, इंग्लिश में आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे समझ आ जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अब इसमें क्या, इसके घटक क्या है, तो इसमें मुख्यतः मेथेन होती है, मीथेन जिसको बोलते हैं, तथा मुख्यतः तो मेथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, मेनली मेथेन गैस होती है और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसके दहन से कम सीओ का नाम होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। कम सीओ तथा कम CO2, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्राप्त होती है। इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मिलती है, क्योंकि
इसमें कार्बन प्रतिशत, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। जो प्रतिशत कार्बन है वो कैसा होता है? कम होता है। तो दो बातें तो ये मुख्य मुख्य हो गई कि इसमें ये जो सीएनजी है, सीएनजी में है क्या मुख्यतः इसमें मीथेन, मेथेन गैस है 80% तक होती है, लगभग 80% तक, और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। दूसरी बात, मुख्य बात इसकी कि इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, इनकी मात्रा कम प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। किसमें? सीएनजी में। तो दो बातें तो ये नोट कर लें आप। अब देखिए, ये मिलती आती कहां से है, प्राप्त कहां से होती है? तो अपना अगला बिंदु है इसकी प्राप्ति। प्राप्ति देखिए, सीएनजी पेट्रोलियम के, पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ है, तो ये पेट्रोलियम की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर मिलती है। तो जब कुआं खोदते हैं पृथ्वी के अंदर, तो जैसे यहां पर पेट्रोलियम मिल रहा है, तो इसकी ऊपरी सतह पर कौन सी गैस है? सीएनजी गैस है। तो सीएनजी पेट्रोलियम की ऊपरी सतह पर रहती है, वहां पर मिलती है। दूसरा पॉइंट यह है पेट्रोलियम के साथ ही निकलती है। जब इसको निकालते हैं तो पेट्रोलियम के साथ ही आती है ये। और तीसरी बात, इसे उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं। जब वो बाहर निकली तो उसको उच्च दाब पर संपीड़ित कर लेंगे, तो हम उसका नाम क्या पड़ जाएगा? फिर सीएनजी गैस नाम पड़ जाएगा। तो तीन बातें ये प्राप्ति के अंदर है। बस आपको सीएनजी में ये 6 बातें याद रखनी है, 6 लाइन है। हो गया। इसके बाद देखिए अगला,
अगला हमारा है सीएनजी हो गई। सीएनजी के बाद दूसरी गैस कौन सी है? एलपीजी। पूरा नाम देखो, इंग्लिश में देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब सीएनजी वहां से निकल गई थी, नेचुरल गैस वहां से निकल गई, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के बाद पेट्रोलियम गैस, तो देखो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अगला है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। पूरा नाम पता चल गया आपको? पूरा नाम पता चलने के बाद इसका पूरा नाम याद भी कर लें। दोनों के पूरा नाम बहुत जरूरी है हमें याद करना, सीएनजी और एलपीजी, दोनों के पूरे नाम, दोनों के आप पूरे नाम याद करें। और इसके आगे हम चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने सीएनजी के बारे में पढ़ा, अब हम एलपीजी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसके घटक देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें प्रोपेन, प्रोपेन नाम हमने पढ़ लिया। आइसोब्यूटेन, ये भी हमने पढ़ लिया। प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और कुछ और इसी जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हीं के घटक हैं। प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल आइसोब्यूटेन के बाद नॉर्मल ब्यूटेन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन। एथेन भी होती है एवं अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ अन्य एथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, आइसोब्यूटेन भी होती है, नॉर्मल ब्यूटेन भी होती है। मतलब 6 कार्बन तक की श्रृंखला तक रहता है इसमें। इसमें प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन, इसमें और जो बच गए वो सब इसमें आ जाएंगे, अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये तो हो गया इसका संगठन। इसके बाद आती है इसकी प्राप्ति। कहां से मिलती है? देखो पेट्रोलियम के
प्रवाजी आसवन से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त होती है। ये इसकी प्राप्ति हो गई पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से। अगला एक शब्द और जोड़ देता हूं मैं यहां पर, इसका उपयोग। इसका उपयोग रसोई गैस में किया जाता है। रसोई में ईंधन के रूप में और वाहनों में भी। रसोई में ईंधन के रूप में और वाहनों में भी, वहां भी ईंधन के जैसे काम आएगी है। इसमें एक चीज बताता हूं आपको कि जब हमारी रसोई घर में गैस लीक होती है तो हमें पता चल जाता है कि गैस की खुशबू आ रही, गैस लीक हो रही है। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है, जो एलपीजी है, जो हमने पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त की, उसमें स्मेल नहीं होती है। और मान लो ये रसोई में लीक हो रही और उसमें स्मेल नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही कि नहीं हो रही। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें मर्केप्टॉल मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें स्मेल आ जाती है। जैसी बाहर निकलेगी तो हमें उसकी गंध आ जाएगी, और गंध से हम पता लगा लेंगे, कहीं से भी लीक हुई, सिलेंडर में से लीक हुई, चूल्हे में से लीक हुई, तो हम पता लगा लेंगे कि एलपीजी गैस लीक हो रही है। और हम तुरंत सुरक्षा के प्रबंध करना शुरू कर देंगे, खिड़कियां खोल देंगे, या जो भी हम कर सकेंगे वो हम करेंगे, या फिर फायर ब्रिगेड को जो भी हम काम करना है वो हम करेंगे। कब करेंगे? जब पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें गंधकारक पदार्थ होता है मर्केप्टॉल, वो इसके अंदर मिला देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये गैस लीक हो रही है। तो ये एलपीजी की 3 लाइनें हैं, को आप लिखें। फिर आगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, अब 2 बातें हैं जो मुख्य है, मैं उन दोनों को प्रश्न के रूप में ले रहा हूं। पहला प्रश्न है, सीएनजी से कम प्रदूषण होता है, जबकि सीएनजी से कम प्रदूषण होता है एलपीजी की तुलना में। क्यों? प्रश्न है कि जो एलपीजी गैस है उसकी तुलना में, दोनों गैसों की तुलना कर रहे हैं हम, बस इसकी जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे एलपीजी की जगह मैं पेट्रोल ले लूं, पेट्रोल, डीजल, ये भी लिए जा सकते हैं। तो क्या है, सीएनजी से कम प्रदूषण होता है इनकी अन्य की तुलना में। देखिए इसका कारण, हमने कारण इसके अंदर पहले पढ़ लिया। कारण है इसका आंसर होगा सीएनजी में कार्बन की, सी लिखा है मैंने कार्बन के लिए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा
कम होती है, जिससे इसके दहन से कम मात्रा में प्रदूषक गैसें, कौन कौन सी? CO और CO2, कम मात्रा में प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं। जिससे कम मात्रा में प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लिख लें आप प्रश्न उत्तर दोनों ही। ऐसा ही एक अगला प्रश्न है, CNG गैस दुर्घटना होने पर कम हानिकारक होती है, कम हानिकारक होती है LPG की तुलना में। क्यों? मान लो हमने 2 सिलेंडर भर के रखे हुए हैं, एक CNG का है और एक LPG का है। 2 सिलेंडर मैंने भरे, ये एक सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है। इसमें तो है CNG और इसमें है LPG। अब मान लो दुर्घटना होती है कोई भी, तो दुर्घटना होने पर हमारा प्रश्न है कि CNG गैस दुर्घटना होने पर कम हानिकारक होती है LPG की तुलना में। ये जो CNG है दुर्घटना होने पर ये कम हानिकारक है और ये ज्यादा हानिकारक है। ऐसा क्यों? उसके लिए देखिए आप उत्तर देखिए। उत्तर है CNG गैस हल्की होने के कारण रिसाव के बाद, भाई दुर्घटना होगी तो दुर्घटना का मतलब क्या है? गैस का रिसाव ही है। CNG गैस हल्की होने के कारण रिसाव के बाद जल्दी फैल जाती है। हल्की है तो जल्दी फैल जाएगी। जल्दी फैल जाती है। वह जल्दी फैल जाएगी तो आग का जो केंद्र है वो फैल जाएगा, तो कम आग पकड़ती है।
सीएनजी गैस हल्की होने के कारण रिसाव के बाद जल्दी फैल जाती है, वह कम आग पकड़ती है, जबकि एलपीजी भारी होती है, वह एक जगह इकट्ठी रहती है। और तेजी से आग पकड़ लेती है। अब ज्यादा आग पकड़ेगी तो ज्यादा हानिकारक होगी, और एक कम आग फैल गई, दूर दूर हो गई तो कम हानिकारक होगी। तो ये इनके कारण हैं दोनों के। तो आप इसको भी लिख लें। तो ये आज हमने दोनों गैसें पढ़ी, सीएनजी और एलपीजी, और फ्रेन। फ्रेन भी गैस ही है, और फ्रेन भी हमने आज पढ़ा। तो दोनों में हमने ये भी देख लिया कि सीएनजी गैस है वो थोड़ी हल्की है, प्राकृतिक गैस होती है जो पेट्रोलियम की ऊपर सतह पर रहती है, उसको संपीड़ित करते हैं, और संपीड़ित करने के बाद उसको क्या बना लेते हैं हम, सीएनजी कह देते हैं। इसके ऐसे एलपीजी होता है। एलपीजी कहां से मिलेगी, जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम के प्रभाजी आसपास से जो गैस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एलपीजी। और एलपीजी का नाम तो आपने खूब सुना होगा, सिलेंडर में जो गैस है वो एलपीजी होती है। वो द्रवीकृत होती है जब आप सिलेंडर को हल्का सा हिलाएं, ज्यादा तेजी से नहीं हिलाएं, आप ज्यादा सिलेंडर के पास भी ना रहें, हल्का सा उसको आप हिलाएंगे, जब सिलेंडर वाला देने आता है, जब उसको उठाता रखता है वो, तो आप देखते होंगे ऐसा लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है, क्या पानी की आवाज आ रही है क्या। तो वो आवाज क्यों आती है, क्योंकि वो द्रवीकृत है, उसके अंदर उसको उच्च दाब पर भर के रखा हुआ है, जिससे वो द्रव है। और जैसे वो गैस बाहर निकलती है, हल्का सा कई बार नॉब दब जाता है तो वो बाहर निकलती है, तो वो गैस के रूप में बाहर निकलती है और ठंडी होती है वो, क्योंकि उसको निम्न ताप और उच्च दाब पर उसके अंदर भरा हुआ है। तो ये तो रही हमारी गैस है। इसके बाद कल हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बहुलक, अगली क्लास में। तो अगली क्लास में बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक को आप मिस ना करें, क्योंकि बहुलक से भी एक प्रश्न आने की संभावना है। बहुलक क्या होते हैं, बहुलकों की वर्गीकरण कैसा है, और कुछ बहुलक प्लास्टिक, नाइलॉन, नाइलॉन है, टेरिलीन है, ये सारे बहुलक आएंगे, इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।